हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का, जी हाँ, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज हम सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल और कुछ सब्जेक्टिव सवाल जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये सारे के सारे सवाल हैं बच्चों, जो ऑफिशियल सवाल है। ये आपके जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो सारे ऑफिशियल सवाल है, सभी सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है ना। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से, है ना, उससे उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या फिर उद्योग। तो प्रकृति, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो कौन सा क्षेत्रक में आता है, तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्रक में। जैसे खनन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, है ना, ये प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अच्छा, द्वितीय क्षेत्रक में क्या आ जाएगा? जैसे उद्योग, है ना, क्या आ जाएगा? उद्योग हो जाएगा, है ना, कुटीर उद्योग वगैरह हो जाएगा, छोटा छोटा, जिसमें क्या होता है कि प्राकृतिक सहायता से, है ना, प्राकृतिक की चीजों की सहायता से इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए चीनी, चीनी चीनी कैसे बनता है? सबसे पहले गन्ना उगाया जाता है। तो गन्ना जब उगाया जाता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो कृषि कर रहा है। लेकिन उसी गन्ना से फिर चीनी बनाना जो होता है उद्योग में होता है, और वो आपका द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। बात समझ में आया? तृतीय क्षेत्रक में क्या आ जाएगा? अब इस तृतीय क्षेत्रक में जैसे कि ये परिवहन क्षेत्रक हो जाता है, सेवा क्षेत्रक आ जाता है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह हो जाएगा, है ना, चीनी का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये सब चीज आपका तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या दिया गया है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 रुपये है। यदि 3 परिवारों की आय जो है क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। देखिए समझिए, यहाँ पे एक बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000। तो हम पहले क्या करते हैं कि उस देश की टोटल आय निकाल लेते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000 है, और टोटल व्यक्ति कितना है? 4, तो 4 से हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20,000। मतलब कि इसका जो टोटल इनकम निकल गया इस देश का, कितना? 20,000 निकल गया। अब 3 परिवार का यहाँ पे इनकम दिया गया है 4,000, 7,000 और 3,000। तो कितना हो जाएगा? जोड़ो तो, 4 3 7, 4 3 7 7, 14,000 हो जाएगा। मतलब कि 3 व्यक्ति का 14,000 रुपये होगा। तो चौथा व्यक्ति का कितना होगा? तो टोटल 20,000 है और 3 व्यक्ति को जोड़ करके 14,000 हो रहा है, तो चौथा व्यक्ति का जो हो जाएगा इसमें से घटा देंगे तो 6,000 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया गया है कि मनरेगा, है ना, क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 के तहत एक वर्ष में कितने दिन रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 180 दिन। तो मनरेगा जब आया था बच्चों ये योजना, इसमें क्या है? 100 दिन की रोजगार देने का गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल दिया गया है कि ऋण की शर्तों में कौन कौन शामिल होते हैं? ब्याज दर, ऋण की राशि, उधारता या फिर उपभोक्ता भी। तो सभी होता है। ऋण के शर्त में अगर देखें तो ब्याज दर भी उसमें लगता है, ऋण की राशि कुछ अमाउंट भी होती है, और उधारता जो जो ऋण वाला लेने वाला होता है, तो ये सभी शामिल होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है? वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार से किसे सहायता पहुंचाई है? सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण जीवन स्तर में किसका सबसे ज्यादा पहुंचाया सुधार? अगर इसमें देखें तो सभी लोगों के लिए पहुंचाया। वैश्वीकरण जो हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, ये सभी सभी के लिए फायदा हुआ है ना, सभी लोगों के लिए, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा हुआ है तो ये आपका विकसित देशों के लिए, है ना। लेकिन इसमें उपरोक्त सभी उससे हो जाएगा, मतलब ऑल पीपुल हो जाएगा, सभी के लिए, है ना। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कई बार आपको बता चुके हैं, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन जो है किस आधार पर किया जाता है? तो कैसे आप पता लगाते हो कि वो सार्वजनिक है, मतलब सरकारी है, और वो प्राइवेट है? कैसे हम लोग पता लगाते हैं? तो रोजगार की शर्तों पर? नहीं। आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव? नहीं। उद्यमों का स्वामित्व? जी हाँ, ऑनरशिप से हम लोग पता लगाते हैं। अगर किसी आदमी का है तो हम बोलेंगे कि वो निजी है, क्या है? वो प्राइवेट है। लेकिन अगर वो किसी सरकार के अंदर में आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। तो ऑनरशिप देखा जाता है कि वो किसका है। बात समझ में आए? तो उद्यमों के स्वामित्व इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आभूषणों की गुणवत्ता प्रमापन के लिए
प्रमाणन के लिए किस हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एक मार्क का, आईसीआई का, बीआईएस का या इसो का। आभूषण में जो होता है ना गुणवत्ता का प्रमाणपत्र, तो ये बीआईएस का क्या होता है, इस यही हॉलमार्क होता है ना बीआईएस का। इसमें ये चीज़ बताता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। जैसे सोना और चांदी में हम लोग दे बोलते हैं ना कि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, तो यही 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 जो है यही हॉलमार्क लगा होता है ना, बीआईएस है ना, इसको प्रमाणित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अगला सवाल कि वे कंपनियां जो एक देश से अधिक और देशों के एक देश से अधिक से देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, साझेदारी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां। तो एक देश से, देश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एक देश से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण रखती है, उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे देशों में उनकी क्या है कंपनियां हैं, और वो उस सब सारे लोगों को पर क्या करती है, उत्पादन पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनियां तो वो हमारे भारत के अंदर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब क्या, भारत में भी है, अमेरिका में भी वो कंपनी है ना, और अरब कंट्री में भी है, मतलब हर जगह है ना, तो वो चीज़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया, वियना कांग्रेस जो है 1815 की मेजबानी किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने, जोसेफे मैत्सिनी ने, या लुई फिलिप ने, या फिर फ्रेडरिक विलियम ने? तो वियना कांग्रेस की जो मेजबानी की थी, ये किया था, कौन किया था? तो ये ड्यूक मेटरनिक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए है ना। और ये किया था तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था, याद रखेंगे। अगले देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो घटना कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को, है ना, 13 अप्रैल 1919। और ये घटना बहुत ही खतरनाक था बच्चों, बहुत ही खतरनाक। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पे क्या गया था, वहाँ पे एक आयोजन किया गया था, है ना, जिसमें क्या है, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। बहुत खतरनाक घटना, दिल क्या बोलेंगे उसको, दर्दनाक घटना था बच्चा। देखो 13 नंबर सवाल दिया गया है कि पुना पैक्ट किनके बीच हुआ था भैया? गांधी जिन्ना, अम्बेडकर जिन्ना। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, याद रखिएगा। पुना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट यानी जो मवेशी प्लेग था, है ना, जो जानवर प्लेग था, ये नामक बीमारी कब फैली थी? तो ये 1870 के दशक में, 1880 या 1890 के दशक में, या 1900 के दशक में? तो अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट मवेशी जो प्लेग जो फैला था, ये 1890 के दशक में फैला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सभी सवालों को करने के बाद क्या करेंगे ना, हम लोग सब्जेक्टिव सवालों को भी करेंगे, है ना। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही आप लोग क्या करो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग इसका उत्तर भी जान पाए। तो देखिए ये 15 नंबर सवाल क्या दिया गया कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? इंग्लैंड में कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी, स्पेन में? तो यूरोप में जो है कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना जो खोला गया था, ये खोला गया था स्पेन में, इटली, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो ये रूजवेल्ट ने, चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, या फिर स्टालिन ने? तो वृहत उत्पादन है ना, मास प्रोडक्शन पॉलिसी का जो उत्पादन किया था, तो ये इसकी नीति कौन अपनाया था? तो ये हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, सोडमिया पिगमेंट का शासक कौन था, है ना। तो नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, या विक्टर इमैनुअल, या फिर विलियम? तो सोडमिया पिगमेंट का शासक जो था बच्चों, ये विक्टर इमैनुअल का था। और ये जो है ना, ये जो है आपके इटली का एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और वहाँ का राजा बने थे ये, उन्हें यही संभाले थे वहाँ पद है ना, ये 1861 में। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन का स्थापित हुआ था? तो वियना कांग्रेस के बाद यानी कि 1815 के बाद जो है किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये बुर्बो राजवंश का था, है ना, बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी? तो 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में? तो ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों का व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये जो समाप्त किया गया था बच्चों, ये किया गया था 1921 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि का निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण था वो अतिचारण था बच्चों, पंजाब में अतिचारण, है ना, पशुओं से अतिचारण कराया जा रहा था। नेक्स्ट देखो आपका 22 नंबर सवाल दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? तो ये 33% है ना। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत बात करें तो कितना प्रतिशत जो है भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? तो 33%। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए कौन सी संस्था, जी हाँ कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो WHO, IUCN, RBI या फिर UNCTAD। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, कौन सी संस्था जो है पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में बांटती है, पौधा और प्राणी लोग को अलग अलग बांटता है, तो ये IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है ना, याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, दामोदर महानदी या फिर नर्मदा पर या फिर गंगा नदी पर? तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी नदी पर है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रह संग्रह तकनीक नहीं है? तो छत वर्षा जल संग्रह ये तो आपका प्राचीन था, पहले भी हो रहा था। गुल और कुल भी ये भी पहले था। बहुउद्देश्य बांध, जी हाँ ये सही नहीं था उस टाइम, ठीक है, ये आधुनिक टाइम पे आया बच्चों। बहुउद्देश्य जो बांध है ना ये आधुनिक टाइम पर आया था, प्राचीन जल संग्रह का ये तकनीक नहीं था उस टाइम। बहुउद्देश्य परियोजना जो बांध था बच्चों, बांध जो है अब ये आधुनिक है, इसलिए तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं कि ये जो बांध है वो क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर है, बोले थे ना, तो ये आधुनिक है अबर इसको बनाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वोटिकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो रेशम कीट का पालन जो कहलाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वे प्राकृतिक समरूप ठोस जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है क्या कहलाती है? खनिज पदार्थ, अयस्क, लोहा। तो वे प्राकृतिक समरूप ठोस जिसकी कोई एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसको हम लोग कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाए, खनिज आधारित उद्योग, भारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या फिर आधारित उद्योग? तो इसका जो राइट उत्तर है 28 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना, कृषि आधारित उद्योग। क्योंकि वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, वनस्पति तेल जो हो गया जो कृषि से अपना कच्चा माल लेता है। बिल्कुल, वस्त्र बनाने के लिए भी कृषि चाहिए, कृषि से अपना कच्चा माल लेगा। चीनी बनाने के लिए भी गन्ना चाहिए इसको। वनस्पति तेल निकालने के लिए भी इसको कृषि से हेल्प लेना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कृषि आधारित उद्योग बोला जाता है। अगला देखते हैं, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है बच्चा? तो देखिए स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय, तो देशों के बीच हो रहा है ना तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट देखिए आपका ये 30 नंबर, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव सवाल की तरफ आएंगे। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है बच्चा? तो मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या फिर विशाखापट्टनम पत्तन? तो भारत का सबसे प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन जो कृत्रिम है, जो बनाया गया बंदरगाह है वो कौन है? तो ये आपका चेन्नई पत्तन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव सवाल के तरफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल क्या है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। जी हाँ, जो महामंदी हुआ था उसका क्या कारण था, आखिर महामंदी क्यों हुआ था? तो सबसे पहले देखते हैं कि महामंदी होता क्या है ना। आर्थिक महामंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन भारी वृद्धि हो और लोगों की कार्यशक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए, है ना। मतलब कि उत्पादन जो है भारी वृद्धि हो जाए और क्रय शक्ति में तीव्र गिरावट आ जाए और जो वहाँ की मुद्रा का जो वैल्यू है वो कम हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। ऐसी आर्थिक महामंदी जो है 1929 में अमेरिका में आई थी। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक महामंदी था, ये 1929 में जो है अमेरिका में आई थी। इससे समस्त विश्व का ग्रास बना लिया और जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाने लगा। अब देखिए महामंदी के क्या कारण रहा होगा। तो पहला आप देखिए पॉइंट खाली आप याद रखेंगे ना तो अंदर में आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों समझने का, अगर समझ जाते हैं आप आंसर को तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। देखो सवाल क्या दिया है, युद्ध द्वारा संपन्न स्थितियां, है ना। जी हाँ, युद्ध द्वारा जो उत्पन्न स्थितियां क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध के काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी उद्योग प्रसार किए गए, है ना। यानी कि क्या हुआ कि जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो है ना जितना सेना होना था वो सब क्या करते थे, सेना के लिए बूट हो गया, जूता हो गया, ये सब के जितने भी वस्तुएं हैं खाने पीने का उनका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लगा, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, उद्योग प्रसार हुआ, मतलब कि और बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह खोले गए। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। अब युद्ध जब खत्म हुआ तो फिर डिमांड भी कम हो गया, है ना। अब सेना लोग आ गए, उसके बाद डिमांड कम हो गया, और जब कम हो गया तो सैनिक व युद्ध संबंधी मांग का तीव्र कमी आई, है ना।
जब उद्योग युद्ध खत्म हुआ तो जो भी उद्योग था वो सामान्य पहले की स्थिति में आ गई, है ना। कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। अगला देखिए क्या है आपका, कृषि में अधिक उत्पादन। जी हाँ, कृषि में अधिक उत्पादन के कारण भी हुआ। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण क्या हुआ, कृषि उत्पादों के कीमतों में भारी कमी हुई। अब उत्पादन ज्यादा होगा, मान लीजिए कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये डिमांड जो भी रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कमी होगा ना कीमत में, है ना। उत्पादन ज्यादा होगा, खूब सारा, मान लो बाजार में एकदम टमाटर एकदम एकदम लाइने लाइन लगा हुआ है, तो बताओ उसमें कीमत कम होगा कि नहीं कंपटीशन में, बोले हाँ सर। तथा किसानों की आय घट गई। जी हाँ, अब किसान का आय भी घट गया। आय बढ़ाने के लिए किसानों ने पुनः पुनः उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया। अब वो आय बढ़ाना चाहे, अब आय बढ़ाने के लिए सोचे कि चल 2 ही रुपये kg हम टमाटर बेचेंगे, मतलब ऐसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। वो कम ही में बेचेंगे लेकिन ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा, तो और उत्पादन करने लगे। और जब और उत्पादन करने लगे तो क्या हुआ, कीमत में और कमी हो गई, है ना। तथा खरीदार का अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। जो भी उपज होने लगा था वो भी क्या हुआ, खराब होने लगा। बात समझ में आया, तो इसके कारण भी हुआ। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट हो गया, है ना। महामंदी के दौरान जो है, पॉइंट को आप याद रखिएगा बस, बाकी अंदर में आप अपनो समझ के लिख सकते हैं जोड़ जाड़ करके, ठीक है। पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पॉइंट को अगर लिख देंगे ना ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू पेन से आप अंदर में उसी से रिलेटेड करके जोड़ करके लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसलिए बोलते हैं समझो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैसे गिरावट है, तो महामंदी के दौरान जो है कई देशों के आयात शुल्क बढ़ा दिए गए। आयात शुल्क को क्या गया, अब महामंदी हो गया तो आयात शुल्क जो उधर से आ रहा था उसका शुल्क बढ़ा दिया गया, जिससे वैश्विक व्यापार में भी गिरावट आई। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, विशेष रूप से औद्योगिक राष्ट्रों की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का महामंदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो राजनीतिक नेता जो थे पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे थे, तो देखिए इसमें पॉइंट वाइज करके आंसर लिखिएगा। राजनीतिक नेता भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों और समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, जो राजनीतिक नेता है वो भारतीय समाज के जो भिन्न भिन्न वर्ग है, जैसे कोई मुस्लिम है, हिंदू है, तो उनके क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी जो है दलितों का नेतृत्व करते हैं, इसी प्रकार मोहम्मद अली जीना जो है भारत के मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग कर अपने अनुयायियों की जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। ये सब नेता क्या करते हैं, अधिकारों को, जो भी उसके अधिकार है उनको मांग करके, और निर्वाचक से जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र है उसकी मांग करके क्या है, अनुयायियों को क्या करते हैं, अपने जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो चाहते थे कि नहीं, हमारे समाज को ये करो वो करो, मतलब अपना अपना सब देख रहे थे। लेकिन गांधी जी कहते थे कि ना, ऐसा नहीं, हम सब मिल करके एक ही करेंगे, है ना। इसलिए बोला कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर क्या करेगा, प्रतिकूल प्रभाव करेगा, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों के भारतीयों ने क्यों भाग लिया, स्पष्ट करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने भारतीय ने क्यों भाग लिया था, तो देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें विभिन्न वर्ग के लोग, है ना, बहुत सारे वर्ग के लोग, वो सब क्या थे, इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो क्यों लिए थे, तो विभिन्न वर्गों के और समूहों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे, है ना। स्वराज के मायने जो था सबके लिए अलग अलग थे। जैसे ज्यादातर व्यवसायी जो है स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी। मतलब देखो, जो व्यवसाय लोग थे वो सोचते थे कि हम लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा, औपनिवेशिक जो पाबंदी है, जो अंग्रेज पाबंदी लगाई है, वो पाबंदी हट जाएगी और व्यापार व उद्योग जो है निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। इसीलिए वो जो व्यवसाय वाले जो जितने भी लोग थे वो भी इसमें भाग लिए। उसके बाद देखेंगे धनी किसान के लिए स्वराज का अर्थ था कि भारी लगान के खिलाफ लड़ाई, है ना। वो इसलिए लड़ाई कर रहे थे, उसको लग रहा था कि हमारा जो है कर कम हो, है ना, लगान जो लगता है, कर जो है वो कम लगे। उसके बाद महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ था कि भारतीय समाज में पुरुषों के साथ बराबरी और स्तरीय जीवन की प्राप्ति। महिलाओं के लिए स्वराज का क्या अर्थ था कि भारतीय समाज में जो पुरुषों के साथ हमें बराबरी मिले और उसके जीवन स्तर में प्राप्ति हो, है ना। उसके बाद देखिए गरीबों किसान के लिए स्वराज का क्या अर्थ था, तो उनके लिए उनके पास जो है जमीन होगी, है ना। वो इसलिए लड़ रहे थे कि हमारे पास जमीन मिल जाए, हाँ, उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और बेगारी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि वही बेरोजगार नहीं रहेगा, बेगारी मतलब किसी का काम करना, है ना, बेगार।
तो इसीलिए जो है विभिन्न वर्गों के लोग जो हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, कि हमारा इसमें बेनिफिट हो। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट पर विरोध क्यों किया, किस प्रकार किया, वर्णन करें। तो देखिए यह एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट जो था ना, ये एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये एक काला कानून था बच्चों, ये एक ऐसा कानून था जिसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो किसी कोई भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको उठा करके जेल में डाल सकता था। इस कानून को साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने लागू कर दिया था और कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार भी मिल गया था कि वह किसी को भी बिना व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, मतलब पुलिस को भी अधिकार दिया गया था कि कोई भी अगर जुर्म है चाहे नहीं है, आगे बढ़ रहा है, बस तुरंत उसको उठा लो। ठीक है, मतलब ये चीज था। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून था और इस कानून को क्या बोला जाता था, काला कानून भी कहा जाता। तो आप ऐसे भी हेडलाइन ऐसे भी लिख देंगे ना, ब्लैक पेन से, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। इस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गांधी जी ने इसका रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया था, तो सत्याग्रह आंदोलन करके, हड़ताल करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन करके, है ना। तो देखिए सत्याग्रह आंदोलन में क्या हुआ था कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और उन्होंने लोगों के इस कानून का शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील की। तो देखो गांधी जी का मानना था कि ये हिंसक ने लड़ाई करे, अहिंसक लड़ाई करे, है ना। अहिंसक यानी कि हिंसक नहीं, हिंसक मतलब लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, एकदम शांतिपूर्वक विरोध करना है। ठीक है, धरना दे देना है, इस टाइप से, है ना। गांधी जी यही हमेशा करते आए हैं, वो लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या किए, सत्याग्रह आंदोलन की हड़ताल भी करवाई, है ना। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और इस हड़ताल को व्यापक समर्थन भी दिया, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ। क्या हुआ, गांधी जी ने लोगों को इस कानून का सविनय अवज्ञा करने का आग्रह किया, है ना। इसमें क्या था, उन्होंने लोगों से सरकारी आदेश का उल्लंघन करने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। मतलब सरकारी कोई आदेश आता तो उसका आप उल्लंघन कीजिए, है ना। मतलब कि अगर गलत है तो गलत बोलिए उसको, और जेल जाने के लिए भी सभी लोगों को प्रेरित किया कि अगर जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, इस टाइप से, है ना। तो इसमें काफी योगदान रहा था गांधी जी का। आगे देखते हैं साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो साइमन कमीशन क्या था बच्चों, देखिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है ना। 1927 में जो है ब्रिटेन की टोरी सरकार ने क्या किया, एक गठन का आयोग किया और उस गठन का जो है नाम क्या रहा, साइमन कमीशन रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इस कमीशन का अध्यक्ष जो है सॉन साइमन भी थे। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में, है ना, पॉइंट वाइज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करना और तदरूपण सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज। तो अब देखो इस साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था बच्चों, ये संगठन जो था इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, है ना, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसके बाद भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया कि इस आयोग में एक भी भारत के सदस्य नहीं थे और सारे सदस्य अंग्रेज थे। अब बताओ, इसलिए तो हमारे भारत के लोग जो थे उस पर क्या थे, विरोध किए थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। अब देखिए उनका स्वागत जो है भारतीय लोग क्या बोले, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस प्रकार क्या थे जब साइमन कमीशन भारत आए तो इसी प्रकार उनको कहा। पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रकार उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया के संक्षेप में वर्णन करें। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, ध्यान दीजिएगा। जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले, इनका उद्देश्य क्या था, जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना। इनका क्या उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था कि जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई थी। इस योजना को, सेकंड नंबर का, इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया था, दबा दिया था। उसके बाद देखिए यहां से स्टार्ट होता है कि प्रसा के प्रमुख, यहां तक तो असफल हो गया था, प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मन संघ का एकीकरण करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब कौन किया नेतृत्व यहां पर, ऑटोमन बिस्मार्क ने यहां पे नेतृत्व किया जर्मन को एकीकृत करने के लिए। 7 वर्ष के दौरान, जी हां 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की क्या हो गई, जीत हो गई और एकीकरण की भी प्रक्रिया जो हुई पूरी हो गई, है ना। अब पांचवा नंबर है, जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया।
इस प्रकार जो है बच्चों जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल हमारा, उसके बाद एक दो सवाल है, उसके बाद हम लोग इसको ऑफ कर देंगे, है ना, इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो देखिए अगला क्या है, इटलीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें। देखिए इटली का एकीकरण कैसे हुआ था यहाँ पर, कि इटली का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ था। उस वक्त इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, है ना। इटली का एकीकरण जो था 19वीं सदी में स्टार्ट हो गया था, और उस समय जो है बहुत सारे इटली जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, और इटली के लोगों को एकजुट होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का फैसला किया। इस दौरान कई क्रांतियां हुई और युद्ध भी लड़े गए। तो किनका किनका योगदान रहा था यहाँ पर इटली को एकीकृत करने के लिए? देखिए फर्स्ट नंबर कि जोसेपी मेज़िनी की भूमिका क्या था। जोसेपी मेज़िनी की भूमिका, तो 1831 में अपने निर्वाचन काल में उसने यंग इटली नामक का एक नया संगठन बनाया। यह एक गुप्त संगठन था, है ना। यंग इटली स्थापना कौन किया था? जोसेपी मेज़िनी। और यह गुप्त संगठन था, और इटली के एकीकरण के लिए 1831 से 48 तक जो में दो क्रांतिकारी प्रयास किए गए, परंतु दोनों क्या हुई? असफल रही। यहाँ तो प्रक्रिया समझ में आ गया कि जोसेपी मेज़िनी जो संगठन बनाया उसके बाद जो वो काम किए वो असफल हो गया। यहाँ पे काबुर की क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में? तो इसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को परास्त करने की असफलता प्राप्त की। किनको? ऑस्ट्रियाई सेना की यहाँ पे क्या की? परास्त कर दी, मतलब हराकर ये सफलता प्राप्त की। इसमें उसके बाद जोसेपी गैरिबल्डी की क्या भूमिका थी? तो गैरिबल्डी रेड शॉर्ट्स नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। सन 1860 में उसने दक्षिणी इटली तथा सिसिलियों की राजधानी में पद यात्रा की ओर स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों को समर्थन लेने में क्या हुआ? सफल हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? दक्षिण इटली और दो सिसिलियों की राजधानी में पदयात्रा की, और किसानों से सहायता लेकर के क्या हुआ? उन्हें हटा दिए, ठीक है, सफल हो गए। अब उसके बाद विक्टर एनुमेल क्या होता है, इसकी क्या होती है द्वितीय की? तो 1861 में रोम के वेनेसिया को छोड़कर समस्त इटली के इतालवी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि ट्वीन में एकत्र हुए, और उन्होंने इटली के राजा के रूप में विक्टर एमुनुएल का द्वितीय को चयन को विधिवत रूप से स्वीकार किया गया, ठीक है। तो किनको राजा बना दिएगा वहां का? तो विक्टर इमेनुएल को। इस प्रकार जो बच्चों आप लोग का इटली का जो एकीकरण था 1861 में हो गया था। लेकिन 1861 में बात करें तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्र में जो था ना, कुछ क्षेत्र में किसी और का राज्य चल रहा था। लेकिन इसको अगर बात करेंगे तो पूर्ण रूप से अगर हुआ था ना, तो 1871 में हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आधे रूप से हमारा उसमें हो गया था। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल को देखते हैं, क्या दिया गया है। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ये उस वक्त था जब तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश समर्थित सेनाओं ने हरा दिया था, है ना। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और ये उस वक्त था जब तुर्की खलीफा को ब्रिटिश सेना लोग क्या किया था? हरा दिया था। और भारतीय मुसलमान इस फैसले पर बहुत नाराज हो गए थे, है ना। जब खलीफा हार गया तो भारतीय जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए थे, क्योंकि खलीफा इस्लाम के बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक नेता थे। तो भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के लिए खिलाफ का क्या किया? विरोध शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, पॉइंट वाइज करके आप 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा कि इस आंदोलन का शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का कौन किया था? खिलाफत आंदोलन का तो ये मोहम्मद अली, शौकत अली किए थे। आता है एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में। इस आंदोलन में अबुल कलाम आज़ाद और हरसत मोहानी और हकीम अजमल खान जैसे नेता भी शामिल थे। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया था, और इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने की कोशिश भी की गई थी, ठीक है। तो ये था बच्चों आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया इस वीडियो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, सब्जेक्टिव भी समझ में आया। इसमें सब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। और हाँ, लाइव क्लासेस आपका शाम 7 बजे चलता है, आप लोग ज्वाइन करिएगा उसमें, है ना। और सुबह में भी आप लोग चलता है, तो सुबह शाम आप लोग जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही कम समय बचा, और इस कम समय में आप लोग को अच्छा से अच्छा तैयारी करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।